नमस्कार। अस्तित्व आपका हमारा सबका पर्यावरण के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिलाष खांडेकर और आज इस अहम विषय पर हम बात करने जा रहे हैं। वह है रंग बिरंगी पक्षियों की दुनिया और उनकी चुनौतियां। पक्षी हमारे पर्यावरण का मुख्य अंग है। इनका पर्यावरण संतुलन के चक्र को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बदलते मौसम के साथ ही हम रंग बिरंगे और छोटे बड़े आकार के पक्षियों को अपने वातावरण में देखते हैं, लेकिन मानव जनित समस्याओं के कारण आज इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है और इनकी कुछ प्रजातियां तो लगभग विलुप्ति के कगार पर आ गई हैं। विलुप्त होते पक्षियों की चिंता ने ही हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करने का दबाव बनाया जो व्यवहारिक तौर पर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाला रहा हो और जहां हम पक्षियों से जुड़ी हुई समस्याओं और उनके पुनर्वास से जुड़ी हुई चुनौतियों का जवाब ढूंढ सके। असद रहमानी जी के लिए बात करना मतलब जितना भी उनके लिए कहा जाए वो कम होगा। उनको हम शब्दों के अंदर समेट करके नहीं रख सकते, क्योंकि असद रहमानी ने पक्षियों के लिए, पक्षियों के हैबिटेट्स के लिए जितना कंट्रीब्यूट पिछले 40 सालों में किया है वो अद्वितीय है। उन्होंने कितनी सारी किताबें लिखी हैं, कितने सारे लोगों को पीएचडी कराया है, कितने सारे पब्लिकेशंस हैं उनके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उनका। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम गोडावण बोलते हैं, गोडावण पे काम करने के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए असद रहमानी बीकानेर से जैसलमेर तक 300 किलोमीटर की जर्नी ऑन फुट किया, पैदल चल करके, और गांव-गांव में जाकर के उन्होंने लोगों को समझाया, बताया कि ये गोडावण कितना इम्पोर्टेंट पक्षी है। रहमानी साहब का जो असली कंट्रीब्यूशन जो लोग समझते नहीं, भूल जाते हैं कि वो असली फील्ड वर्कर थे। आजकल हिंदुस्तान में कमी है फील्ड साइंटिस्ट की। आजकल लोग सब अपने दफ्तर में बैठ के, कंप्यूटर में बैठ के इधर का माल उधर का माल लेके वो लोग फिर अपना ज्ञान देते हैं। रहमानी साहब की ये बड़ी खासियत है कि वो जहाँ गए उन्होंने फील्ड पे काम किया। आप उनका देख लीजिए, उनकी स्टडी देख लीजिए जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पे है, वो इतनी सॉलिड है, उसके बाद ना किसी ने उसके ऊपर इतना काम किया है। उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ी है। मशहूर पर्यावरणविद और पक्षी विज्ञानी डॉक्टर असद रहमानी से इस संवेदनशील मुद्दे पर हमारी विस्तार से बात हुई। आपने इतने साल तक बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षियों पे काम किया, करीब 40 साल आप पक्षियों के इर्द गिर्द रहे। तो मैं पक्षियों पे आपसे आज बात करना चाह रहा हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में या बम्बई जैसे शहर में पक्षियों की संख्या लगातार कम हो रही है, जंगलों में पक्षी हैं। तो 40 साल से आप जब पक्षियों के बीच में रहे हो तो आपका क्या अनुभव रहा है, ये मैं हमारे दर्शकों से बांटना चाहता हूँ कि पक्षियों के ऊपर बहुत कम लोगों को जानकारी है, जागरूकता बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि पक्षी बचे, लेकिन किस तरीके के पक्षी हैं, कैसे पक्षी हैं जिनको बचाने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और आपने पिछले 40 साल तक सिर्फ चिड़ियाओं पर जो फोकस्ड काम किया है उसके बारे में जानना चाहता हूँ आपसे। हमने 40 साल में देखा है कि बहुत से पक्षी जो हम लोग जिनको कहते हैं बहुत कॉमन है, जैसे कहते हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। और उनकी बहुत सी वजहें, अलग अलग वजह होती है अलग अलग पक्षियों के लिए। और एक सबसे बड़ी वजह है जैसे जो पक्षी जो इंसेक्ट वगैरह खाते हैं ना, कीड़े मकोड़े खाते हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी संख्या कम हो गई। और जो बहुत ही बड़ी समस्या है वो है जो कीड़े मकोड़े खाने वाले पक्षियों के लिए, इसलिए कि हम लोग इतना पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं पिछले सालों से, कई डिकेड से रादर, कि उनकी बहुत से आप देखिए कि आप पहले ज़माने में, अब से 30-35 साल पहले, जब बरसात के ज़माने में ये जो लाइट होती थी उसमें हज़ारों कीड़े आते थे, पतंगे। अब आप देखिए कम हो गए हैं।
वही कम हो गए। जब वो कम हो गए तो इसका मतलब है खाने के लिए भी पक्षियों के लिए कम है। तो बहुत से जैसे ड्रोंगो एक पक्षी है, जंगल कोतवाल उसको कहते हैं, या नीलकंठ है, जो 30 साल 40 साल पहले जितने नीलकंठ देखने को मिलते थे आजकल उतने नहीं मिलते हैं। मतलब इंडियन रोलर, इंडियन रोलर है ना, नीलकंठ है, हम लोग सब जानते हैं, गांव वाले सब जानते हैं नीलकंठ को। नीलकंठ का देखना भी एक अच्छा समझा जाता, शुभ माना जाता था। तो अभी है, ये नहीं कह रहे हैं कि एक्सटिंक्ट हो गया, ये बहुत कम है, मगर जो जैसे अगर 40 साल पहले अगर एक स्क्वायर किलोमीटर में 10 होते थे, अब 2 रह गए हैं या 3 रह गए हैं, तो उनकी भी संख्या बहुत कम हो रही है। क्या कारण कुछ है? स्पीशीज़ हैं जो बिल्कुल जो इनकी हैबिटेट बहुत कम हो गई है, पर्टिकुलरली जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड की बर्ड्स पे बहुत असर हुआ है। वेटलैंड की बर्ड पे भी असर हुआ है, मगर वेटलैंड की बर्ड्स बहुत सी की बर्ड मतलब आप कौन सी कह रहे हैं? अब जैसे लाक्स वगैरह, पिपेट, जीआई भी तो अलग बाद में बात करूँगा। मतलब लाक्स, पिपेट्स, और एक और जो वजह है जो पक्षी जिस हैबिटेट के कम हो रहे हैं, वो जो हम लोग कहते हैं वेस्टलैंड जैसे कहते हैं ना, कि बिगड़ ज़मीन है। देखिए नेचर में कोई चीज़ वेस्ट नहीं है, कोई भी चीज़ नेचर में वेस्ट वर्ड ही नहीं है। ये तो हमने प्रकृति में कोई चीज़ वेस्ट नहीं है ना। तो ये हमने क्रिएट किया है। क्या वेस्ट क्या है? वेस्टलैंड में भी तो बहुत सी बर्ड्स रहती हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, प्लांट रहते हैं, वो है वो लिविंग सिस्टम वो भी है। तो ये सभी चीज़ें जो है ना, ये इन चीज़ों, इन पक्षियों पे, पे भी ध्यान देना चाहिए। हम लोग बड़े बड़े जो मोटे मोटे पक्षी हैं, बड़े पक्षी हैं, उन पे ध्यान दे रहे हैं, वो भी करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए। तो इसकी ये जैसे पेस्टिसाइड पे हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। हम मना नहीं कर रहे हैं कि मत यूज़ करिए, बिकॉज हम लोग खाना भी हम तो उसी से होता है ना। अनाज की पैदावार बड़ी है, वो होना भी चाहिए। मगर यह है कि जो पेस्टिसाइड जो बैन हैं, जो बहुत ही हार्मफुल पेस्टिसाइड्स हैं, उनको हम लोगों को बहुत ज़्यादा या तो बैन करना चाहिए, जो डिपेंड करता है, हम एक्सपर्ट नहीं है, वो एक्सपर्ट बताएंगे, या उनको कंट्रोल करना चाहिए कि जहाँ पे यूज़ करना वहीं यूज़ करिए। अब मास यूज़ हो रहा है, और वैसे बहुत सी समस्याएं हैं पक्षियों के लिए। कितने पक्षी हैं देश में? ऐसा बताते हैं कि 1200 से 1300 स्पीशीज़ के या प्रजातियों के पक्षी हैं। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई 1300 के लगभग हैं, मगर भारत में अगर आप देखें तो कोई 1200 से 30 के लगभग है, और वो बहुत बड़ा अलग अलग प्रजाति, वो बहुत बड़ा नंबर है। अब पूरे दुनिया में 10,000 के लगभग पक्षी हैं, उसके हम लोगों के 13% हमारे यहाँ हिंदुस्तान में है। तो ये हम लोगों के तो बड़ी बात है, गर्व होना चाहिए। हर पक्षी हमारा है, और उसमें से कोई बहुत से पक्षी सिर्फ हिंदुस्तान में मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते हैं। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक है, वो हिंदुस्तान तो है, लेसर फ्लोरकिन है, जो बहुत ही कम हो जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में बहुत से पक्षी हैं, कुछ 26 स्पीशीज़ के पक्षी हैं जो कहीं नहीं मिलते दुनिया में, सिर्फ अब वो नारकोंडम आइलैंड है, वहाँ पे नारकोंडम हॉर्नबिल मिलता है, वो सिर्फ 6 स्क्वायर किलोमीटर में है। हैं 6.8 बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, मगर उसको भी समस्या होने वाली है। वो रेजिडेंट बर्ड है। एंडेमिक बर्ड कुछ ऐसी भी हैं जो जिसे कहते हैं सेमी एंडेमिक, जो हिंदुस्तान में सब ज़्यादा हैं। अब जैसे सारस क्रेन है, सारस सब जानते हैं। सारस वैसे ऑस्ट्रेलिया तक मिलता है, म्यांमार में मिलता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया में भी यूपी में कोई 60% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो उसमें हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। जैसे आपने ग्रेटर एडजुटेंट का नाम लिया है, जो हरगिला कहते हैं, जो आसाम में मिलता है, आसाम में पहले तो बहुत कॉमन था। उसकी भी हम लोगों की हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है, हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए है। पक्षियों का कंजर्वेशन, उनकी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है, उनके संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता जरूर आ रही है, लेकिन सरकारी तरफ से जिस तरीके से बाघ को बचाने के लिए, या गेंडे को बचाने के लिए, या गुजरात के गिर के सिंह को बचाने के लिए, इनके लिए जिस तरीके से प्रयत्न सभी दूर से हो रहे हैं, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी, टाइगर टास्क फोर्स बना, वैसा पक्षियों के लिए कुछ, पक्षियों का महत्व क्या है नेचर में? पक्षियों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहना चाहिए कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोगों ने बहुत सालों से हम कह रहे हैं कि जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, और उसने प्रोजेक्ट टाइगर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, उसमें पिछले 40 साल से बहुत अच्छे हैबिटेट्स बच गए हैं, और उसके साथ उसमें जो जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो भी जीव जंतु बचे हैं बहुत से हैं। इसी तरह से प्रोजेक्ट बस्टर्ड्स को स्टार्ट करना है, बस्टर्ड्स नॉट बस्टर्ड्स है ना, उसमें लेसर फ्लोरकिन, बंगाल फॉकिन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, 12 बस्टर्ड, और ग्रासलैंड
भाई ग्रासलैंड भी होते, बस्टर्ड्स ग्रासलैंड्स में रहते हैं, हाँ। तो वो पूरा ग्रासलैंड बचेगा। और हम लोग ये कहते हैं कि ये नहीं है कि आप जैसे प्रोजेक्ट टाइगर में उन्होंने बता दिया आदमियों को निकाल दो, हम कहते हैं आदमियों को उनको इन्वॉल्व करिए, उनके साथ मिलके बच करिए। अब देखिए हमारे यहाँ कोई 17% कैटल पॉपुलेशन है, और उसको खाना भी तो चाहिए ना। वो क्या खाती है? ग्रास खाती है। उसके लिए कोई नहीं है। हम लोगों क्या ग्रेजिंग पॉलिसी नहीं है। अब हमने स्टडी किया, 30 साल से कर रहे हैं। हम कहते हैं बस्टर्ड बचाना और ग्रासलैंड बचाना एक ही बात है। और हम ये इसलिए नहीं बचाना चाहते कि सिर्फ ग्रासलैंड बस्टर्ड बचे। हम तो कहते हैं कि उस ग्रासलैंड को आप कम्युनिटी को दीजिए, यूज़ करें वो, तो जहाँ पर टाइम पे यूज़ करें। जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर बस्टर्ड सेफ रहेंगे। बस्टर्ड रह सकता है, रह सकता। अगर बहुत शाय नहीं, शाय नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही शाय हो। उसको अगर उसको मारे ना, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे ना, तो दे बिकम यूज्ड टू हो जाता है। बस्टर्ड की क्या जीआईबी की क्या पॉपुलेशन देश में बच गई? पॉसिबली 200 से भी कम है दुनिया में। और उससे सबसे ज़्यादा भारत में, सब भारत में ही है, थोड़े से पाकिस्तान में है, तो मालूम नहीं कितने हैं। तो वो तो ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोगों ने उसके लिए इमीडिएटली, जैसे कहते हैं ना, हम तो कहते हैं जो 20 साल पहले करना चाहिए था वो हम लोगों को वो अभी शुरू नहीं हुआ है। एक तो हम लोग कह रहे हैं कि कंजर्वेशन ब्रीडिंग स्टार्ट होना चाहिए। कंजर्वेशन ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग है, जिसके लिए फ्यूचर में कम से कम वो तो कुछ तो हम लोग पास होंगे कैप्टिविटी में, जो फ्यूचर में हम लोग रिलीज़ कर सकें अगर कुछ ना बचेगा। कभी तो लोगों को जागरूकता आएगी। कंजर्वेशन ब्रीडिंग और कैप्टिव ब्रीडिंग में क्या फ़र्क है? कंजर्वेशन ब्रीडिंग का एम ये होता है कि आप कैप्टिविटी में ब्रीड करने के बाद उसको जानवर को बाद में छोड़ें। कैप्टिव ब्रीडिंग तो जू में होता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो गिद्ध के लिए पिंजौर में कर रही है, वो क्या है? वो कंजर्वेशन ब्रीडिंग है। हमें ये नहीं, बड़ा सक्सेस है वो सक्सेस है। अब अगले साल से सक्सेस हम देखेंगे कि जब हम लोग छोड़ेंगे, तो वो हमारा एम है उनको छोड़ना, हमारा एम नहीं है कि उनको रखना। तो क्या बस्टर्ड की जैसी पॉपुलेशन कम हो गई है, वैसे गिद्ध की भी पॉपुलेशन कम हो गई? गिद्ध की तो बहुत पॉपुलेशन कम है, 99%। जो डाइक्लोफेनाक जो जिसका ये कारण था, जो बीएनएचएस में आप सब लोगों ने पता लगाया था, वो उसका मार्केटिंग बंद हो गया है पूरी तरीके से? नहीं बंद हुआ है, नहीं, बिल्कुल हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, ये सर्कुलर से चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, बैन तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो उसको इफेक्टिवली उनको पहले देखना चाहिए। पक्षी बचाने की बात चलती है, बहुत सारे बर्ड्स के क्लब्स हैं, पक्षी मित्र महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में, सब दूर है। तो बर्ड्स का एनवायरनमेंट में जो इम्पोर्टेंस है, या पर्यावरण में जो पक्षियों का जो महत्व है, वो आप हमारे दर्शकों के लिए कैसे बता सकते हैं? एक तो देखिए, पक्षी जो हैं दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इकोलॉजी, है ना, पर्यावरण का पार्ट है। दूसरे ये है कि पक्षी जो हैं इंसेक्ट बहुत खाते हैं। मतलब कई सारे लोग कहते हैं कि पक्षी नहीं होंगे तो क्या फर्क? नहीं, बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हैं, बहुत सी, इसलिए कि इकोसिस्टम में धीरे धीरे अगर हम सभी ख़त्म करना पड़ेंगे तो इकोसिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा हम लोग, है। तो एक तो पक्षी इंसेक्ट बहुत खाते हैं। अब जैसे ये जो वार्बलर हैं छोटी सी, एक बड़ी अच्छी स्टडी हुई थी साउथ इंडिया में, उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि उसका टाइटल है टाइगर्स एंड वार्बलर्स। वार्बलर्स छोटी सी बर्ड है, बहुत सी छोटी सी, कितने इंसेक्ट वो खाती है जब वो वहाँ पे वो करते हैं, और कितने होती हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाती है, जो फूड चेन में है वो खुद पे है। और दूसरा ये है कि पक्षी कभी नुकसान नहीं करते, किसी पक्षी ने इंसान को आज तक नहीं मारा है। क्या बात है। अब देखिए, गिद्धों की जैसे बात कर रहे थे ना, कि जब 99% ख़त्म हो गया डाइक्लोफेनेक की वजह से, है ना, तो पहले ये था कि अगर आप गाय भैंस कोई मरती थी तो विद इन नो टाइम 150-200 गिद्ध आते थे, उसको ख़त्म कर देते थे। वो है, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छा है। और उसकी क्लीनिंग था। अब वो सड़ती रहती है, पड़ी रहती हैं, अब कोई खाने वाला नहीं है, कुत्ते बढ़ गए हैं, म्युनिसिपल सर्विसेज की बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं है। हाँ, तो उसको भी गिद्ध की, जैसे कहते हैं ना, इकोसिस्टम सर्विसेज को हम लोग स्टडी करना चाहिए कि गिद्ध जो थे वो कितना इकोसिस्टम सर्विसेज करते थे। और ऐसी भी बहुत सी, तो सारे पर्यावरण में बहुत इंपॉर्टेंस थी, अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसी तरह से और पक्षियाँ, किसी भी पक्षी को आप देखिए, वो कहीं ना कहीं जैसे बड़े प्लान में कहीं ना कहीं उसका कनेक्शंस हैं। वो फूड से होगा, डिस्पर्सल होता है, सीड डिस्पर्सल करते हैं बहुत से पक्षी। पक्षियों को ब्रॉडली कैसे क्लासिफाई किया जाए, तो उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है? जैसे ऑस्ट्रिच पक्षी इतना बड़ा है, तो पैदल चलता है, उड़ता नहीं है, तो उड़ने वाले पक्षी भी हैं, पानी वाले पक्षी भी हैं। तो पक्षियों को आप
कैसे क्लासिफाई करते हैं या तो ये बड़ा उनका साइंटिफिक वर्गीकरण? है, ये बड़ा साइंटिफिक है कि वो एक तो वो होते हैं जैसे पक्षियों, बहुत लंबा है, कोई हाँ। अराउंड 78 स्पीशीज बर्ड्स की हैं, फैमिलीज हैं, Families हैं। फैमिली नॉट स्पीशीज, फैमिलीज हैं families। बर्ड्स की। और बहुत सी हैं जो टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे पेंगुइन है, पेंगुइन उड़ती नहीं है, उड़ती नहीं हैं ऑस्ट्रिच जैसे उड़ता नहीं है। ऐसी तो कैसोवेरी है, इमू है, ईमू बहुत है। से हैं, बहुत से पक्षी हैं ऐसे जो पहले और भी हुआ करते थे। तो उनकी शेप आकार उनके अलग अलग होते हैं, डिपेंड करता है किस टाइप के हैं, मगर सबकी चोंच होती है और टांगे होती हैं और दो पैर, वो पर होते हैं। अब वो पर उड़ने के लिए यूज़ हो ना हो वो अलग बात है, वो डिपेंड करता है, इसलिए कि वो मेरे को अगेन याद है डॉक्टर इंसेक्ट साहब, प्रॉब्लम आपने है। एक बहुत ही सुंदर सी एक किताब निकाली थी, एंडेंजर्ड स्पीशीज थ्रेटन बर्ड्स ऑफ इंडिया जी। तो कितने ऐसे थ्रेटन, मतलब ऐसी कितनी प्रजातियां भारत में हैं कि जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पर है या उन पर बहुत खतरा मंडरा रहा है? अब जो मेरी किताब जो थी वो 2012 में आई थी। अब 2015 में हमारे यहाँ 17 जो इस पक्षी हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं, बिल्कुल विलुप्त होने वाले हैं, 17। 16 है 2012 से 2015 के बीच में कुछ जाती है? 2012 में 152 थी और अब 152 थी और अब 172 हो गई हैं। 20 पक्षी जिन पर दो खतरा मंडरा रहा है, जैसे? मगर हर तरह के खतरे हैं। देखिए उसमें IUCN की जो वो है लिस्टिंग है कि एक तो है वो कहते हैं एक्सटिंक्ट, जो ख़त्म हो गई, वो तो जैसे पिंक हेडेड ख़त्म हो गई, या माउंटेन कोयल हम यहाँ इंडिया से ख़त्म हो गई, है ही नहीं। और दूसरी होती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, वो फॉर्चुनेटली इंडिया में कोई नहीं है। और फिर होती क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है, जैसे मैं ये कहता हूँ, जैसे बच्चों के जब लेक्चर के देता हूँ, जो ICU में है, जैसे बिल्कुल मर ही रही हैं, मरने वाली हैं, अगर हम लोगों ने ट्यूब्स वगैरह उनके नहीं निकाले तो वो ख़त्म हो जाए। तो वो है 17 स्पीशीज। 17 पहले हमने जब पहले थी 16। तो क्या आप ये रेकमेंड करेंगे कि भारत सरकार उसके ऊपर बहुत ही तेजी से कुछ ऐसा बिल्कुल उनके करना संरक्षण के लिए चाहिए, काम करना चाहिए, जैसे बाघ के लिए हो रहा है या जैसा गेंडे के लिए हो रहा है? हाँ बिल्कुल, हमने वही तो कहा था ना कि जैसे प्रोजेक्ट बस्टर्ड्स होना चाहिए। बस्टर्ड इज ऑल्सो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। बंगाल फॉकिन इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, हमारे 2 स्टूडेंट हैं। और लेसर फ्लोर वो दुधवा में और आसाम में हो रहा है काम। तो ये तो हम लोग देखिए, हम लोग तो रिसर्च कर सकते हैं, हम लोग तो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, भाई प्रोटेक्शन तो गवर्नमेंट का काम है। इस पे से मेरे को याद आ रहा है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 130 साल से अधिक समय तक काम कर रही है, पक्षियों के क्षेत्र में ज़्यादा कर रही है। तो आप थोड़ा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में बताना चाहेंगे? अच्छा, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो थी 1883 में इस्टेब्लिश हुई थी। 1883 में। तो दुनिया की समझ लिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इंडिया में तो है ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो सब है ही। तो अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में, जो नेचुरल हिस्ट्री का ज़माना था ना, उस ज़माने में हंटिंग भी होती थी, तो अंग्रेज़ों ने उस ज़माने में 4 नेचुरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। एक तो थी भारत में, एक तो कैलकाटा नेचुरल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, वो सोसाइटी, चेन्नई मैड्रास नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरली और सिंध नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, सिंध। तो 4 थी वो, तो 3 तो ख़त्म हो गई एक तरह से, सिर्फ बॉम्बे बची है। पक्षियों के ऊपर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एक पार्टनर है बहुत सालों से। तो मुझे लगता है कि पक्षियों के क्षेत्र में काम करने वाली आपकी जो शीर्ष संस्था है, लोगों की BNHS से या डॉक्टर रहमानी साहब से खूब अपेक्षाएं हैं कि ये जो सुंदर रंग बिरंगी पक्षी हैं, चाहे मोर हो, चाहे गोल्डन ऑरियल हो, चाहे बहुत सारे पक्षी हैं, आपने बताया 1200 से 1300 पक्षी, ये बचे रहें और हमारा पर्यावरण अच्छा बनता रहे। तो इस मामले में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का एक बहुत सॉलिड काम क्या बता सकते हैं? हम लोगों का काम फील्ड पे तो है ही, फील्ड रिसर्च है। हम लोगों का काम ऑल्सो स्प्रेड करना है मैसेजेस, एक कंजर्वेशन का, और हम उसकी वजह से जर्नल निकालते हैं, मैगजीन निकालते हैं, आपका हॉर्नबिल आता है, बहुत सी चीज़ें आती हैं, और फिर हम लोग गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी काम करते हैं। हॉर्नबिल हाउस, ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का जो बम्बई का हेडक्वार्टर है, जो जहाँ की, उसका हॉर्नबिल हाउस नाम कैसे पड़ा? उसका भी बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जब वो बिल्डिंग जब इनॉग्रेट हुई ना, तो उसको हम लोग BNHS उस ज़माने में जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि इसका नाम रखेंगे हॉर्नबिल हाउस। इस वजह से उसका हम लोग के नाम से आपका हमारा लोगो भी हॉर्नबिल है। आपका लोगो हॉर्नबिल है ना, ये यहाँ दिखता है। ये देखिए ये लोगो हॉर्नबिल है, ये हॉर्नबिल। तो ये ग्रेट पाइड हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल की कितनी प्रजातियां हैं? हम लोग क्या कोई 10 प्रजातियाँ मिलती हैं भारत में? हाँ भारत में। वैसे तो और भी हैं, मुझे शायद 22-23 हैं, मुझे याद नहीं है, मुझे इसमें दुनिया में नहीं ज़्यादा होंगी, मगर हमारे यहाँ हैं। और सबसे रेयर जो हॉर्नबिल है वो है, मैंने बताया ना, नारकोंडम हॉर्नबिल, जो सिर्फ नारकोंडम आइलैंड में मिलता है।
उसकी भी फॉर्चुनेटली वहाँ पे उसकी संख्या ठीक है, मतलब ओह, एक ही अच्छी बात है वहीं पे, मगर और Is it good news? इट इज़ अ गुड न्यूज़। और वैसे ग्रेट पाइड हॉर्नबिल है हम लोगों मलाबार का, white मलाबा hornbill, पाइड हॉर्नबिल है, ये एंडेमिक है। और ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल है, कई तरह के, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल है, रीथ हॉर्नबिल है। तो ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छे मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। और ये पर ये यहाँ मैंने पे- देखा शहरों में भी काफी मिलते हैं। हाँ, वो तो ग्रे हॉर्नबिल है। ग्रे हॉर्नबिल। ग्रे हॉर्नबिल जैसे कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो एडेप्ट कर लिया है इंसान को एक अच्छा। तरह से, और दे है इन तरह से कि दे आर मच मोर एडेप्टेबल देन द अदर वन, है ना। तो ग्रे हॉर्नबिल तो यहाँ भी मिलता है, बड़े बड़े पेड़ चाहिए। अब हॉर्नबिल के लिए भी उसमें जैसे जिसमें वो अपनी जी nest जी बनाता जी हॉर्नबिल के लिए भी ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट चाहिए है, जिसमें बड़े बड़े पुराने पेड़ हों। ये अपने आप नेस्ट नहीं बना सकते, तो ये ये भी इनके nest नहीं लिए बना- उनके natural- लिए नेचुरल उनको हॉलो चाहिए है। और ये तो वो नेचुरल, जैसे नए नए पेड़ हैं इसमें तो हॉलो में नहीं मिलेगा नहीं कोई, मिलेगा। तो वो बड़े ओल्ड पुराने, ग्रोथ पुराने, तो वही इम्पोर्टेंस है। इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज नाम का एक वो है जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बाकी लोगों के साथ वो करते हैं। तो ये IBAs, ये क्या कंसेप्ट है जिससे पक्षियों का संरक्षण ज़्यादा फोर्सफुली इफेक्टिव तरीके से हो सकता है? UNO है, इसी तरह से बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया में 120 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ में उसके पार्टनर्स हैं। Partners हैं। तो ये नहीं है कि वो सिर्फ वो लोग हमें डिक्टेट करते हैं, हम भी बर्ड लाइफ के ग्लोबल काउंसिल में रह चुके हैं, चेयरमैन थे एशिया के बर्ड लाइफ के। तो हर कंट्री में उनका एक वो है, पार्टनर है। तो इंडिया में भी NHS पार्टनर है। तो IBA कौन सा इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया कॉन्सेप्ट बर्ड लाइफ ने दिया, उसके उन्होंने फिर क्राइटेरिया बनाए थे कि अगर कोई साइट जो है ना उस क्राइटेरिया में फिल होती है, फुलफिल करती है, तो वो IBA माना जा सकता है। तो ये कोई दुनिया में इस वक्त 12,000 के करीब IBAs हैं पूरी दुनिया में। तो मतलब इंडिया इसको में मैं हमारे दर्शकों के लिए ये बताऊं तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व्स हैं, हाँ जी, ये कान्हा है या या- ताड़ोबा है yes, या yes, yes, सुंदरबन है, वैसा IBA बर्ड्स के लिए है। बर्ड्स के लिए है, मगर उसमें प्रोटेक्टेड एरिया भी बर्ड्स के वो IBA, जैसे सुंदरबन इज IBA। हम लोगों ने 2004 में हमने किताब पब्लिश की थी, तो उसमें 466 IBA आइडेंटिफाई किए थे उस ज़माने में। 466 और पूरे देश में। पूरे देश में जी। 5 साल लगा था हम लोग को आइडेंटिफाई करने में। ये पहला आज से- एफर्ट था ऐसा? ये पहला एफर्ट था, और अब हम रिवाइज कर रहे हैं उसको। अब हमारे पास वो ऐसा लगता है कि 550 IBAs होंगे इंडिया में, इसलिए कि सिरपुर भी IBA है। तो हम लोग उसको स्टडी करते हैं, कौन से क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम लोग रिजेक्ट हो जाता है वो IBA। IBA को मेंटेन करने की जवाबदारी किसकी रहती है? 50% IBA जो हैं वो तो हैं प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, अच्छा, है तो ना। वहाँ तो तो वो जंगलों तो में है, हो जाता है। और बहुत से वो जो IBAs हैं वो कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज हैं। कोकरेबिलूर है जैसे, वो कम्युनिटी कंजर्व एरिया है। मंगला जूडी है उड़ीसा में, वो कम्युनिटी कंजर्व एरिया कुछ है। अर्बन लेक्स भी होंगे। अर्बन लेक्स हैं, हर तरह के हैं। ये पूरे तो समाज का काम है, पूरे यदि समाज ये का पूरा काम है। पर्यावरण बचाना जैसे हम सब तो लोगों का काम है। ये कॉन्सेप्ट है IBA का। ये IBA का और अब जो है IBA को हम लोगों ने और एक्सपेंड कर दिया है। उसका नाम पहले था इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया, अब है इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। अच्छा। तो उसमें फ्रॉग्स, लिजर्ड्स जो भी हों, बर्ड तो होना ही चाहिए। बर्ड तो होना ही चाहिए, बर्ड तो हर जगह है। उसका नाम ही है इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया। है ना। 3-4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है। एक तो हमें लॉन्ग टर्म हमने मॉनिटरिंग करना चाहिए पेस्टिसाइड लेवल पे। पेस्टिसाइड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है बर्ड्स पे। दूसरा ये है कि वेटलैंड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वेटलैंड और ग्रासलैंड में। हमारे यहाँ ग्रासलैंड की पॉलिसी कोई नहीं है। ग्रासलैंड की सब ग्रासलैंड को हम लोग वेस्टलैंड समझते हैं। वेस्टलैंड वर्ड ही ख़त्म हो जाना चाहिए। आप वो कुछ कह रहे थे कि जब आप वेटलैंड बचाने की बात करते हो तो सरकार क्या सुनती है? लैंड वेट भूल जाती है, मतलब वेट भूल तालाब, जाती है। नदी की हाँ, बजाय तो वो सिर्फ लैंड की उनको तरफ। ज़मीन नज़र आती है। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रासलैंड में वो ट्रीज लगा देते हैं, तो ग्रासलैंड की इकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो देखिए हर इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस है। नेचुरल रिसोर्स एंड कंजर्वेशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, इसलिए कि नेचुरल रिसोर्स। अब हम लोगों को मेरीन इकोसिस्टम पे भी ध्यान देना चाहिए। समंदर के नीचे आप जाके देखिए, मैं गया हूँ, लक्षद्वीप भी गया हूँ और अंडमान निकोबार भी गया हूँ, बिल्कुल दुनिया अलग है। इतनी खूबसूरत है कि जैसे कहते हैं कि बिल्कुल पैराडाइज में आ गए हैं। तो वो भी तो एक इकोसिस्टम, वो भी तो हमारा, वो भी तो ज़रूरी है ना। तो हम लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा हम लोगों की और भी स्कीम्स होना चाहिए। आज आप ये कह सकते हैं, इतने सालों के बाद में आपने इतनी सेवा चिड़ियाओं की करी, उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बहुत करने के बाद भी बहुत कुछ करने जैसा बचा है? बहुत ज़्यादा करना है, बहुत ज़्यादा। इसलिए कि अभी जो हम जो देख रहे हैं, जो ट्रेंड देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 10-15 साल में
हम लोगों को बहुत सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी ओहो। अनफॉर्चुनेटली। हम लोगों की एक पॉलिसी होना चाहिए, ज़ीरो एक्सटिंक्शन पॉलिसी। वो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग हर काम वो करेंगे कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं होंगी। हर काम वो करना चाहिए, जो भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। और नेचर को हमें नेचर को बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, उनको छोड़ दो, सबसे अच्छा अपने आप हो जाता है। चिड़ियाएं भी हमसे कोई अपेक्षा नहीं करती, कुछ नहीं करती, अपने आप फ्लोरिश करते हैं। दे सर्वाइव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, दे कैन सर्वाइव फॉर अनदर मिलियंस ऑफ ईयर विदाउट अस। बेहद संजीदा तरीके से हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि पक्षियों के अस्तित्व के लिए उठो, जागो, नहीं तो ये बेजुबान पक्षी हमेशा हमेशा के लिए सो जाएंगे। हमारे यहाँ वेस्टलैंड मैनेजमेंट बोर्ड बने हुए हैं, हमारे यहाँ वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बने हुए हैं। अभी तक इस देश के अंदर क्यों नहीं ग्रासलैंड मैनेजमेंट बोर्ड बना, जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को संरक्षित कर सके। और अगर हमने एक इकोसिस्टम को संरक्षित कर दिया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, तो हम न सिर्फ गोडावण बल्कि उस हैबिटेट में रहने वाले जितने भी पक्षी हैं और जितने भी बड़े जानवर हैं, या मांसाहारी हों या रेप्टाइल्स हों या लिजर्ड्स हों या और कुछ इंसेक्ट्स हों, उन सबको एक साथ संरक्षित कर सकेंगे, क्योंकि हम पूरा का पूरा हैबिटेट को संरक्षित कर रहे हैं। गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए, उसमें से 90% तो टाइगर ले जाता है, उससे ज़्यादा ही ले जाता है। फिर बाकी प्रोजेक्ट एलिफेंट वगैरह ले जाते हैं, बर्ड्स के तो एक पैसा भी नहीं रहता ना। तो कोई है नहीं ना, तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं है। हमारे देश में जिस तरीके से बाघ को बचाने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत प्रयास हो रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पक्षियों को बचाने के लिए भी इसी स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है, जिससे पक्षियों की ये रंग बिरंगी दुनिया को हम संभाल के रख सकें, सहेज के रख सकें। आप अपने विचार सुझाव चाहे तो हमें इस पते पर लिख सकते हैं। अस्तित्व, लोकसभा टेलीविज़न, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है astitv.lstv@gmail.com। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। पर्यावरण से जुड़े किसी और अहम मुद्दे को लेकर हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।